हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सॉल्यूशन। तो जैसा कि माइनिंग इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम का आपका डेट आ चुका है, एग्ज़ाम कैलेंडर। तो हम लोग अब इसकी तैयारी बिल्कुल और बेहतरीन तरीके से डबल दोगुनी मेहनत करेंगे। रिवीजन में फोकस ज़्यादा करेंगे और प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हम लोग CMR ख़त्म कर चुके थे पढ़कर, तो अब हम उसको MCQ सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाता है, द कोल माइंस रेगुलेशन 2017 इज मेड अंडर सेक्शन। किस सेक्शन माइंस एक्ट के तहत कोल माइन रेगुलेशन बना हुआ है? तो सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 61, सेक्शन 64। तो सेक्शन 57 के तहत बनाया गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, तो बैकग्राउंड आवाज़ें डिस्टर्बेंस हो सकती है, थोड़ा इसको इग्नोर कीजिएगा, बाकी आगे बढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। CMR 2017 इज इफेक्टेड फ्रॉम, मतलब जो CMR 2017 है कब लागू किया गया? 25 नवंबर 2017, 26 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017, 28 नवंबर 2017। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। 27 नवंबर 2017 को CMR 2017 लागू किया गया था। ठीक, अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर जिसको बोलते हैं। ड्राफ्ट ऑफ CMR 2017 वेयर पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया। जब किस गैजेट में आपका CMR 2017 लागू हुआ? 23 अक्टूबर 2011 गैजेट में लागू हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट सही उत्तर हो जाता है। यहाँ पर आंसर भी आपका लिखा हुआ है, तो इसको फोकस थोड़ा कीजिएगा। एनी डाउट या किसी हेल्प चाहिए होगा नोट्स वगैरह में, तो बिल्कुल बताइएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। और अपने भाई बंधुओं में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है माइनिंग इंस्पेक्टर के लिए। गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, ड्राफ्ट इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन एंड सजेशन फ्रॉम ऑल पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाई। सी ऑप्शन करेक्ट, ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। 3 मंथ से पहले। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं, इंग्लिश में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर भी आपका इंग्लिश में बनने वाला और होने वाला है। हिंदी को प्रीफर समझने के लिए कीजिए, लेकिन इंग्लिश को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब कुछ इसके बारे में डिटेलिंग जान लेते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा CMR का चैप्टर 1, तो शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, एप्लीकेशन एंड एक्सटेंडेंट, इन सभी के बारे में दिया हुआ है, तो इसको जानेंगे। क्या दिया है कि दिस रेगुलेशन में कॉल द कोल माइन रेगुलेशन 2017, मतलब इस रेगुलेशन को हम कोल माइंस रेगुलेशन 2017 मानते हैं। अगला अगला पॉइंट क्या लिखा है? अगला पॉइंट लिखा है कि सेकेंड, दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ दियर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट में यह आया कब? 11 अक्टूबर 2011 को। और लागू कब हुआ? 27 नवंबर 2017 को। दे शैल अप्लाई टू एवरी कोल माइन, यह रेगुलेशन सभी कोल माइन पर लागू होता है। किसको? ऑयल और मेटलीफरस माइन को छोड़कर। चौथा, दे शैल एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, यह पूरे भारत पर लागू होता है। डिफिनेशंस के बारे में बात करें तो कुछ टेक्नोलॉजी के डिफिनेशन यहाँ दिए गए हैं, उन डिफिनेशन को समझेंगे और जानेंगे। अबेंडेंड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग एज हैव बीन अबेंडेंड विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर। ऐसा एक माइंड बन किया हुआ माइंड जिसका कोई उम्मीद नहीं है फ्यूचर में काम करने का। अबेंडेंड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग। अब इस पर एक MCQ बना है, इसको हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है MCQ? अबेंडेंड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग, मतलब ऐसा एक वर्किंग जो इंटेंशन नहीं है फ्यूचर में वर्क करने के लिए। विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, होने को तो ये भी हो सकता था विथ इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, मतलब ऐसी कोई उम्मीद है फ्यूचर में काम करने के लिए, नहीं, 60 दिन नहीं। सही, ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाता है। सी ऑप्शन रेगुलेशन 2 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ये बिल्कुल आपको डीपली नॉलेज CMR लेजिस्लेशन, एक्ट, रूल, सभी चीज़ों का रेस्क्यू रूल हो गए, सभी को जानना जरूरी है पर्सपेक्टिव ऑफ माइनिंग इंस्पेक्टर एग्जाम। चलिए आगे देखते हैं। बी, अबेंडमेंट माइन मीथेन AMM मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अबेंडेंड कोल माइन और पार्ट दियर ऑफ, मतलब हम लोग कोल माइन से जो मीथेन निकालते हैं उसे ही अबेंडेंट माइन मीथेन बोलते हैं, नेचुरली गैस रिकवर्ड करना।
कि कोल माइन मीथेन CMM मीन्स अ नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अ कोल माइन और अ पार्ट देयर ऑफ, जो कोल माइन से हम लोग मीथेन निकालते हैं, कोल माइन मीथेन हो जाता है। अबंडन जो बंद पड़े माइन से मीथेन निकालते हैं वो आपका माइन अबंडन माइन मीथेन हो जाता है। सी एक्ट, एक्ट किसे बोलते हैं, तो एक्ट मीन्स माइंस एक्ट 1952 के 35 ऑफ 1952 के तहत आपका माइंस एक्ट आता है। मैं हर चीज़ समझाने की कट टू कट क्लियर समझाने की कोशिश करता हूँ। कहीं कुछ समझना है तो बिल्कुल पूछा करिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अप्रूव्ड सेफ्टी लैम्प, एक ऐसा सेफ्टी लैम्प जो DGMS द्वारा अप्रूव होता है। नेक्ड लैम्प कभी भी हम लोग यूज में नहीं लेते। अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च मीन्स रिस्पेक्टिवली a safety lamp or an electric torch manufactured by a such firm and such type as the chief inspector may from time to time specify by general or special order। स्पेशल ऑर्डर होता है, टाइम टू टाइम उसे हम चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, हाँ तो एक क्वेश्चन आता है आपके लिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं पढ़ाना। और पढ़ाना, पढ़ाना मतलब हम पहले उस चीज़ को समझा रहे हैं, फिर उस पर MCQ बेस्ड क्वेश्चन ला रहे हैं। तो देखिए अप्रूव मतलब अप्रूवल ऑफ सेफ्टी लैम्प एंड अप्रूव इलेक्ट्रिक टॉर्च इज गिवन बाय, कौन देता है, चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, नन ऑफ दिस। आंसर विल बी राइट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक टॉर्च और सेफ्टी लैम्प होता है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा है, assistant manager means a person processing a manager certificate appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in the management, control, supervision and direction of the mine or part thereof, and who hold the rank immediately below the manager and superior to an overman and a sardar। मतलब असिस्टेंट मैनेजर एक ऐसा मैनेजर होता है जो ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कभी भी क्वेश्चन आएगा कि असिस्टेंट मैनेजर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जिसका कार्य होता है मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन, डायरेक्शन करना। एंड हु होल्ड रैंक इमीडिएटली बिलो, जो इसके नीचे हैं, सुपीरियर, ओवरमैन एंड सरदार को अपना डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट देना, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ऑक्सिलरी फैन। ऑक्सिलरी फैन क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी फैन के बारे में जानते हैं। ऑक्सिलरी फैन, ऑक्सिलरी फैन एक ऐसा फैन होता है जिसको हम फोर्सिंग एंड एग्जॉस्टिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्या है, मीन्स ऑफ फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्टिंग फैन यूज बिलो ग्राउंड होली और मेनली और वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। हम इसको एक फेस या उससे अधिक फेसेस के लिए ऑक्सिलरी फैन का यूज कर सकते हैं। ऑक्सिलरी फैन और बूस्टर फैन में डिफरेंसेस होते हैं। ऑक्सिलरी फैन में एग्जॉस्ट फैन और फोर्सिंग फैन आता है, मतलब ढकेलने वाला हवा और खींचने वाला हवा, ठीक। ढकेलने वाला हवा इनटेक में लगाया जाता है, और खींचने वाला हवा आपका रिटर्न एयर में लगाता है ताकि हवा खींचकर बाहर फेंक दे, ठीक। इस पर कुछ क्वेश्चन है बेस्ट। फोर्सिंग फैन और एग्जॉस्टिंग फैन यूज्ड बिलो ग्राउंड होली और मेनली और वेंटिलेटिंग वन और मोर फेसेस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए वेंटिलेट डिस्टिंग कार्ड। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये भी इसका भी उपयोग है, इसका पढ़ेंगे इसके बारे में। बूस्टर फैन, इसका भी एक उपयोग है। ऑक्सिलरी फैन, इसका भी एक उपयोग है। सेकेंडरी फैन तो होएगा नहीं, तो सही ऑप्शन सी इज करेक्ट, आपका ऑक्सिलरी फैन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, एवरेज आउटपुट क्या है, तो ऑफ एनी माइन मीन्स द एवरेज आउटपुट पर मंथ ड्यूरिंग द preceding financial year of the total output from all working within the specified mine boundary। एक ऐसा माइन जिसका आउटपुट पर मंथ फाइनेंशियल ईयर के टोटल आउटपुट के डिपेंड माइन बाउंड्री के स्पेसिफाइड किया जाता है, उसी को एवरेज आउटपुट बोलते हैं। Banksman means a person appointed to superintend the lowering and raising of person, tool and material and
टू ट्रांसमिट सिग्नल एट द टॉप ऑफ सॉफ्ट ऑफ इंक्लाइन। बैंक्स में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ट्रांसमिट सिग्नल को टॉप सॉफ्ट के या इंक्लाइन के टॉप पर वह पर्सन या टूल के रेजिंग लोअरिंग करने के लिए एक पॉइंट नियुक्त किया गया होता है। अब इसी पर एक क्वेश्चन बनता है, देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। बैट्समैन इज अपॉइंटेड टू सुपरिटेंडेंट द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ पर्सन टूल एंड मटेरियल एंड शो ट्रांसमिट सिग्नल एट द, किसके लिए, बॉटम ऑफ द सॉफ्ट इन इनसेट टॉप ऑफ सॉफ्ट बैंक ऑफ माइन। तो देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉप ऑफ सॉफ्ट जैसा कि हमने बताया था इंक्लाइन, टॉप ऑफ इंक्लाइन या सॉफ्ट के लिए रखा जाता है सिग्नल देने के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। अब बूस्टर फैन के बारे में बात करते हैं। हम लोगों ने ऑक्सिलरी फैन पढ़ा, अब बूस्टर फैन के बारे में जानेंगे। बूस्टर फैन क्या हो जाता है? देखिए बूस्टर फैन मीन्स अ मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज्ड बिलो ग्राउंड फॉर बूस्टिंग द होल करंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग द इनटेक और रिटर्न एयरवे ऑफ ए माइन और वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट। यह किसी एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे हवा को बूस्ट करने के लिए लगाया जाता है। इसका परमिशन हम लोग चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन से लेना पड़ता है बैठाने से पहले, 30 दिन पहले। अब हम बात करते हैं ए मैकेनिकल वेंटिलेटर पेज टू पुश होल करेंट ऑफ एयर पासिंग अलोंग इनटेक और रिटर्न एयरवेज कॉल्ड ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन, एमएमबी प्राइमरी। समझ रहे हैं? मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर समझ सकते हैं जैसा यहाँ यूज किया था। पुश होल सभी हवा को आगे ढकेलने के लिए हम लोग बूस्टर फैन का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सही उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न, कोल। कोल के बारे में पढ़ेंगे। कोल क्या हो जाता है? कोल इंक्लूड्स anthracite, bituminous coal, lignite, peat and any other form of कार्बोनेशियस मेटल सोल्ड और मार्केटेड एज कोल। कोल किसको बोलते हैं? एक ऐसा कोल जिसमें कि एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट ये सभी चीज़ें होती हैं जिनमें कार्बोनियस मेटल के साथ मार्केटेड एज अ कोल हम लोग यूज़ करते हैं, उसे हम लोग कोल बोलते हैं। इस कोल की डिफिनेशन यही हो सकती है। जब भी कोई कोल पूछे तो कोल में शामिल होता है कार्बोनियस मेटल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सभी चीज़ें कोल की डिफिनेशन कहलाती हैं। CMM कोल माइन मीथेन मीन्स नेचुरल गैस रिकवर्ड फ्रॉम अ कोल माइन। कोल माइन से जो रिकवर गैस किया जाता है उसे कोल माइन मीथेन बोला जाता है। कमेटी की बात करते हैं तो मीन्स अ कमेटी अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द एक्ट। माइन्स एक्ट 1952 के तहत जो सेक्शन 12 के तहत गठित कमेटी होती है उसे हम लोग कमेटी बोलते हैं। अब इस पर एक क्वेश्चन बनता है कमेटी से कि कमेटी मीन्स अ कमेटी मेड अंडर सेक्शन ऑफ द माइन्स एक्ट 1952। तो 22 से 22, 18 और 12, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जा रहा है। सेक्शन 12 के तहत कमेटी गठित किया जाता है। अगला क्वेश्चन और अगला नोट क्या है? थ्योरी बेस्ड कमिटमेंट पर्सन किसे बोलते हैं? बहुत बार आता है हु इज कमिटमेंट पर्सन। कमिटमेंट पर्सन कौन होता है? In relation to any work or any machinery, plant or equipment means a person who has attained the age of 20 years, जिसने 20 ईयर 20 साल की वर्ष पूरा कर लिया हो उसे कमिटमेंट पर्सन बोलते हैं। As a been duly appointed and acting by the manager as a person commitment to supervise or perform that work or to supervise the operation of that machinery, plant or equipment and who is responsible for the duties assigned to him and include a short fire। तो इसका एक आंसर और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हो जाता है इस पर बेस कि कमिटमेंट पर्सन इज बीइंग अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय, किसके द्वारा लिखित होता है कि कमिटमेंट पर्सन होगा? ऑनर, एजेंट, मैनेजर, नन ऑफ दिस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है सी, मैनेजर द्वारा अपॉइंटेड कमिटमेंट पर्सन होता है। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है आपके लिए। कमिटमेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन हु हैज
अटेन द एज ऑफ, कितने ईयर का हो जाता है? 16 साल, 18 साल, 20 साल या 23 साल। तो 20 साल की उम्र पूरा करने के बाद कंपनी पर्सन कहलाता है। यानी रूलेशन नंबर 2 में दिया गया है 23 ईयर की बता दें तो मैनेजर अपॉइंटमेंट, इंजीनियर अपॉइंटमेंट, सर्वेयर अपॉइंटमेंट, ये सभी 23 ईयर के मिनिमम एज होने चाहिए। याद रखिएगा, मैनेजर, सर्वेयर, इंजीनियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर क्या है? मीन्स ए इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी और लोकल बॉडी हु प्रोवाइडेड for the services or operation in a mine or contract basis and includes a subcontractor। डीप होल ड्रिल ब्लास्टिंग की बात करते हैं तो डीप होल ब्लास्टिंग उसे बोलते हैं जो 3 मीटर से गहरे होल होते हैं। यानी मीन्स ड्रिल होल मोर देन 3 मीटर इन डेप्थ एंड यूज फॉर ब्लास्टिंग इन ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन। यह ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा है। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन अगर पूछ दे कि डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग डेप्थ ऑफ द होल, डीप होल ब्लास्टिंग ड्रिलिंग की होल कितनी होती है? तो देखिए बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन हम सबको निगलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा मोर देन 3 मीटर, मोर देन 3 मीटर, जो 3 मीटर से होल ज़्यादा हो, 3 मीटर भी नहीं, मोर देन 3 मीटर जिससे होल ज़्यादा हो उसे डीप होल ब्लास्टिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी सही उत्तर सी ऑप्शन हो जाता है। नहीं सॉरी मिस्टेक, डी ऑप्शन सही हो जाता है। डी है ना, डी। अब आते हैं आगे। आगे क्या दिया है? डिजिग्नर। डिजिग्नर मतलब मीन्स ए इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी और इंस्टीट्यूशन हु डिजिग्न अ कोल माइनिंग सिस्टम, मेथड ऑफ अ कोल माइनिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंस और सब्सटेंसेस फॉर यूज इन कोल माइन। Supplier means an individual, association of individual, company or institution who supplies the technology, machinery, plant, equipment, appliance और substance for use in coal mines। उससे हम लोग सप्लायर बोलते हैं जो प्लांट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी इन सभी चीज़ों में अपना इंडिविजुअली सप्लाई करता हो। ठीक, अगला है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। बहुत अच्छा प्रश्न। डिसकंटिन्यूड वर्किंग मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन एज हैव बीन डिसकंटिन्यूड फॉर एनी रीजन एंड आर inaccessible or rendered inaccessible but are likely to be worked again। हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, उसे डिसकंटिन्यूड वर्किंग बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अब कौन होता है? District magistrate in relation to any mine means the district magistrate or deputy commissioner as the case may be, who is vested with the executive power of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated, provided that in the case of a mine which is situated partly in one district and partly in another, the district magistrate for the purpose for this regulation shall be district magistrate authorized in the behalf of the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज अ लाइक काम कर सकता है पावर ऑफ मेंटेनिंग और लॉ के तहत। ठीक, उसे पावर इंस्पेक्टर की दिया जा सकता है। इस पर बेस्ट एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ ए माइन whose boundary lies in two district, district magistrate of that mine will be the one। कौन इसको लाई कर सकता है? ही इन whose jurisdiction larger mine area lies, any one of them can act। चीफ इंस्पेक्टर will decide, authorized by central government। किसके द्वारा किया जाएगा? तो साफ साफ क्लियर है, ऑथराइज बाई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाता है। सही उत्तर डी ऑप्शन सही है। डिस्यूज वर्किंग देखिए, डिसकंटिन्यूड वर्किंग, डिस्क्लोज वर्किंग, डिस्यूज वर्किंग, अनयूज वर्किंग, ये दोनों एक ही चीज़ है। डिस्यूज वर्किंग, अनयूज वर्किंग एक ही चीज़ है। मीन्स सच वर्किंग इन अ माइन वेयर वर्क हैज़ बीन टेम्परली स्टॉप, कुछ समय के लिए बंद है लेकिन विच है एक्सेसिबल एंड इंक्लूडेड अनयूज वर्किंग, इसी को हम लोग अनयूज वर्किंग बोलते हैं। डिस्यूज मीन्स सच वर्किंग मतलब ऐसा कार्य विच इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन फ्यूचर, जिसका
उम्मीद है फ्यूचर में वर्क करने का। विथ नो इंटेंशन वर्क अबेंडेंट हो जाता, अबेंडेंट माइंड। लेकिन इसकी बात करें तो इसकी माइंड है अनयूज्ड माइंड, अनयूज्ड या डिसयूज्ड माइंड। ठीक, क्लियरली। अगला एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव मीन्स क्या होता है? शैल हैव द सेम मीनिंग एज ए असाइन टू इट एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 4 ऑफ 1884। फेस का मतलब क्या हो जाता है? माइंड फेस मीन द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन बाई एंड ऑफ एनी गैलरी रोडवे और ड्रिफ्ट इज कॉल्ड फेस। फेस मीन्स इन द मूविंग फ्रंट ऑफ any working place, the in by end of any gallery, roadway of drift, all of the above। देखिए ये सभी उत्तर सही हो जाते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब एनी वर्किंग प्लेस से आगे बढ़ता हुआ भाग, बाई एंड ऑफ एनी गैलरी, रोडवे और ड्रिफ्ट, ऑल ऑफ द अबव। फायरी सिम क्या हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल। एक डेफिनेशन, एक टर्म। Fiery sim means a sim in which fire or spontaneous heating exists in the working below or in open cast working lying within the precinct of a mine। फायरी सिम उसे बोलते हैं जिनमें परसेंट हीटिंग लग चुकी हो अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट, उसे हम लोग फायरी सिम बोलते हैं। अगला इसी पर बेस्ट क्वेश्चन आपका तैयार होता है कि इन अ पार्ट ऑफ कोल सिम इन ओपन कास्ट माइन द साइन स्पॉन्टेनियस हीटिंग इज डिटेक्टेड, the sim will be called gaseous sim of any degree, heating sim, open cast mine, fiery sim। तो उसे हम लोग फायरी सिम के नाम से जानेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, जिसमें स्पॉन्टेनियस हीटिंग लग चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, पकड़ा जा चुका है, वो अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट, उसे हम लोग फायरी सिम घोषित कर देंगे। फाइनेंशियल ईयर किसे बोलेंगे? ये भी आप लोग जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर आपका 12 मंथ का दिन होता है। एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है। लेकिन 12 मंथ का डे कब से कब तक होता है? जैसे कि कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का समय होता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का दिन को हम लोग 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक के समय को लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया हो। हम अगला 7 ऑफ PDF नंबर से हम लोग अगले पढ़ेंगे। 6 PDF को ख़त्म किया, अब 6 PDF को अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। आप लोग को पसंद आ रहा होगा। यहाँ पर मिलता है सर्वे ज्ञान माइनिंग की पहचान। थैंक यू सो मच। आप लोग तैयारी यहाँ पे पेशी माइनिंग इंस्पेक्टर की बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। किसी प्रकार का हेल्प एंड डाउट हो तो बताइएगा, और क्लासेस को शेयर करते रहिए अपने छोटे बड़े भाई बंधुओं में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।